पक्की बात? 4 घंटे पढ़ ले तो कोई समस्या नहीं है, और पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 1985 विश्व धरोहर में शामिल किया गया इसको, किसको? केवलादेव घना पक्षी विहार को, भरतपुर को। यूनेस्को का नाम सुना होगा आपने। तो विश्व की एक संस्था जो धरोहर को राष्ट्रीय संरक्षण देने के लिए प्रदान करती है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। राजस्थान का प्रथम अभ्यारण्य कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार। कब घोषित किया गया? 1985 में। राष्ट्रीय अभ्यारण्य 1981 में बनाया गया और 56 में इसको राज्य अभ्यारण्य बनाया गया। कोई डाउट है? चलो लिखो फिर आगे, इसी के आगे। 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट क्या होता है अभी बता देते हैं ना। रामसर साइट 1981 को घोषित किया गया। चलो, कोई डाउट है? नहीं है। देखो, जैसे पूरे राजस्थान को लिए, राजस्थान में अलग अलग संस्था है, पूरे भारत में कुछ करने के लिए भारत में संस्था है, इसलिए पूरे भारत में विश्व के लिए अलग अलग संगठन बने हैं जो सारी जगह विश्व में सभी जगह की प्राकृतिक अप्राकृतिक कृत्रिम रूप से जो भी चीजें होती है उस पर निगरानी रखने के लिए कुछ संस्थाएं होती है, जैसे यूनेस्को। आगे बात समझ में। तो रामसर साइट क्या है? रामसर एक जगह थी। क्या थी? जगह। उस रामसर जगह में, अब कौन सा देश में मुझे याद नहीं आ रहा, तो रामसर साइट वो जगह थी जब 1980 में एक आसपास ये रामसर साइट में एक बैठक हुई और उसमें कहा गया कि जहां पर दलदली क्षेत्र हो, क्या हो? दलदली क्षेत्र हो, उसको हम रामसर साइट घोषित कर देंगे। क्या कर देंगे? दलदली क्षेत्र में ना तो कोई जानवर जाएगा, जानवर जाएगा पस के मर जाएगा वो, ना कोई पेड़ पौधे होंगे और ना कई जीव जंतु होंगे, ना कुछ होगा। इसका मतलब वो जमीन व्यर्थ चली जाएगी। उसको क्या कहेंगे? रामसर। जिस शहर में सम्मेलन हुआ उसका नाम था रामसर। जिस शहर में सम्मेलन हुआ उसका नाम क्या हुआ? रामसर। साइट का मतलब स्थान होता है। तो वहां पर उसको नाम दे दिया गया कि अब यहां से जो भी जहाँ ऐसी ऐसी जमीन होंगी उसको हम क्या कहेंगे? रामसर साइट कहेंगे। क्या कहेंगे? रामसर साइट। राजस्थान 2 रामसर साइट है। आगे बात सुन में, एक तो कौन सी? घना पक्षी विहार वाली, और एक सांबर झील। हम आगे पढ़ेंगे इसको। आगे बात समझ में। चंबल और गंभीरी नदी बहती है यहाँ पे इस अभ्यारण्य में। चंबल और गंभीरी, उस चंबल और गंभीरी नदी के आसपास वाला इतना दलदली क्षेत्र हो गया है। दलदली क्षेत्र कैसे? आप जैसे आपने देखा होगा कि आप के घर से अगर कोई कच्ची नाली है, वहाँ लगातार, जैसे हम कहते हैं खेत में जो पानी जाता है, जो धोरा होता है, उस धोरे में पानी जाता है, उस धोरे के आसपास वाली जगह बहुत गीली हो जाती है। वहां पर पग रखने पर ही पग धंसने लग जाते हैं। ऐसी कैसी नदियां बहती है, नदियों का पानी उसका रिसाव होने के कारण उस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र इतना हो जाता है कि जमीन की जो उर्वरक तत्व है वो तो ऊपर आ जाते हैं, और फिर उसके ऊपर जो निचले लवणीय तत्व है वो भी धीरे धीरे रस के वापस ऊपर आते हैं, और वो ऊपर आने के कारण वहाँ जमीन पुलिकिया हो जाती है, दलदली, और दलदली होने के कारण वहाँ पर कुछ नहीं उगता और वहाँ पर जीव जंतु फंस जाते हैं, इसलिए उसको रामसर साइट कहते हैं। कोई डाउट है? आगे बात समझ में। तो ये होती रामसर। 1 अक्टूबर 1981 को घोषित किया गया। किसको? केवलादेव घना पक्षी विहार। कोई डाउट है? हाँ, केवलादेव में ये सही है, इसीलिए इसको घोषित किया गया। कोई डाउट है? चले आगे, इसी में लिखो आगे, इसी अभ्यारण्य में लिखना है। साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस सर्वाधिक आते हैं यहाँ। साइबेरियन सारस सर्वाधिक आते हैं यहाँ पर। ठीक है, साइबेरिया रूस का स्थान, रूस के आसपास वाला क्षेत्र साइबेरिया कहलाता है। रूस और भारत में एशिया, रूस यूरोप में आता है, यूरोप से एशिया, एशिया में भारत में राजस्थान, राजस्थान में भरतपुर, और भरतपुर में भी केवलादेव घना पक्षी विहार में इतनी लंबी यात्रा करके वो यहाँ आते हैं, कुछ समय तक यहाँ रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। आगे बात समझ में। अब कितनी मेहनत करके आते होंगे, क्यों आते होंगे ये भी पता नहीं, लेकिन इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी वो यहाँ आते साइबेरियन सारस। ठीक है, तो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है क्या? केवलादेव घना पक्षी विहार।
क्या? केवलादेव घना पक्षी विहार। कोई डाउट है क्या? साइबेरियन सारस के अलावा यहाँ लगभग 363 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर कितने? 363 प्रकार की प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। इसीलिए इस केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। लिख लो, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव को। पक्षियों को स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है किसको? केवलादेव को। कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? 363 प्रकार की पक्षी की प्रजाति पाई जाती है। सोचो, उसमें से 200 प्रजाति विदेशी है। कितनी? 200 विदेशी है। अब 200 विदेशी प्रजाति यहाँ आके उड़कर आती है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और आगे बात समझ में। और सर्वाधिक आने के बाद ये एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी कहा जाता है, या सबसे ज्यादा आकर अंडे देते हैं। यहाँ से जो अंडे से बच्चे निकलते हैं, फिर उन बच्चों को वापस अपने साथ ले जाते हैं। यानी कि कुल मिला के स्वर्ग से स्थान है। हम कहते हैं ना, अच्छा कर्म करो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या होता है? सब कुछ सुविधा बराबर होती है, कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा कैसे थी? यहाँ पर भी है, भरतपुर में। कोई डाउट है? नहीं। लिखो फिर, पक्षियों का स्वर्ग लिखा अपन, लिखो। इसके अलावा लाल गर्दन का तोता पाया जाता है। यहाँ लाल गर्दन का तोता पाया जाता है। यहाँ लाल गर्दन का तोता, पाइथन अजगर, पाइथन सांप, पाइथन सांप पाया जाता है। पाइथन सांप और अजगर इसमें पाया जाता है। कोई डाउट है? समझ आ गया? देखो, एक सारस की सही फोटो भेज दी तो देख लेते। भेजी क्या? ये देखो, ये साइबेरियन सारस ऐसा दिखाई दे रहा है ना। तो ये आता है सबसे ज्यादा यहाँ पर। आपने पता है, आपके डॉक्टर सलीम अली का नाम सुना आपने? पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, नाम सुना है? तो भारत में सबसे ज्यादा पक्षियों की सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने काम किया था। और उनकी जो कर्म, इसलिए सबसे ज्यादा काम कहाँ पर किया था उन्होंने? केवलादेव घना पक्षी विहार में किया था। तस्वीरों को भेज के देख लीजिए। एक और फोटो, ये केवलादेव घना पक्षी विहार है। और ये अजगर ऐसा ना, ये भी सर्वाधिक वहां पाया जाता है। कहाँ पे? केवलादेव घना पक्षी विहार। ठीक है। हाँ, आप देखो, ये एक वो हिरण देखी थी ना अभी, चित्तल वगैरह, वो हिरण को निकल जाता पूरी की पूरी ये सांप। यूं चलिए, बस हट गए। चलो आगे चलते हैं। ये था हमारा केवलादेव घना पक्षी विहार। कोई डाउट है? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो आगे चलते। थोड़ा खेटा और ही जो है नी, कि थोड़ी देर और पढ़ेंगे हम इसको। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? और बोर है जाओ तो क्या करते हो बताओ? मैं पढ़ाऊं जब तक पढ़ना पड़ी। चलिए आगे चलते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य लिखिए। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय कहां पर है ये? कोटा और अभयारण्य को एक विशेष सीमा रेखा में तो होता नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों पर होता है, इसलिए कोटा झालावाड़ में है ये। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। थोड़ा छोटा ही, उसमें ज्यादा कुछ है। मुकुंदरा, मुकुंदरा एक राजा हुए थे। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ
हिल्स यानी पहाड़ियाँ होती है, तो मुकुंदरा के पहाड़ियाँ पर एक अभयारण्य घोषित किया गया। इसका जो अभयारण्य, पहले एक अभयारण्य है कोटामोर दर्रा अभयारण्य, उस दर्रा अभयारण्य का कुछ भाग लिया गया, कुछ जवाहर सागर जो अभयारण्य है उसका भाग लिया गया, दोनों को मिला के नया अभयारण्य बनाया गया, जिसको क्या कहा गया, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य क्या गया। कोई डाउट है क्या? पहला अभयारण्य कौन सा था? राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा? रणथंभौर, दूसरा केवलादेव, और तीसरा ये कब बनाया गया? 2013 में। 2013 में, 12 में ना, लिख दीजिए राष्ट्रीय अभयारण्य 2012 में। ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय अभयारण्य कब बनाया गया? 2012 में इसको राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित कर दिया गया, और 2012 में ही बनाया गया था, राष्ट्रीय अभयारण्य बना दिया गया। कोई डाउट है? ठीक है, 2013 में बाघ परियोजना बनाई गई इसको। 2012 में इसको क्या बनाया गया, सॉरी 2013 में क्या बनाया इसको 2013 कैसे लिखेंगे? 2013 बाघ परियोजना। तो 12 में तो क्या बनाया गया? राष्ट्रीय अभयारण्य, और 13 में बाघ परियोजना। लिखो, ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। सर पहली पढ़ी, तीसरी पढ़ी, दूसरी गायब की करेगी? यही कह रहे हो और यही सोच रहे होगे। पहली बाघ परियोजना रणथंभौर, तीसरी पढ़ी हमने मुकुंदरा, दूसरी कहाँ है? हम पढ़ रहे हैं अभी कौन सी? राष्ट्रीय अभयारण्य पढ़ रहे हैं। तो उस राष्ट्रीय अभयारण्य में से दो तो क्या है? बाघ परियोजना है। अभी समझ में आएगा जब अगला पढ़ लेंगे। आगे समझ में आ गई बात? कोई डाउट है क्या? तो बाघ, ये मुकुंदरा हिल्स तीसरी बाघ परियोजना है। कोई डाउट है तो बोलिए, किसी को किसी प्रकार का? चले आगे, चले क्या? चलो 2013 में तो थी, 2013 में बनाई गई ये राज्य की तीसरी बाघ परियोजना। और ठीक है, इसके अंदर अबलीमणि का महल है, लिख लो। हाँ, अबलीमणि का महल कोटा में है, अबलीमणि का महल। मगर इस बाघ, हिरण, जंगली सुअर वगैरह बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, वो आपको लिखने आवश्यकता नहीं है। कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? नहीं। देखिए, ये हमने बात की क्या? मुकुंदरा की। यानी हमने 3 राष्ट्रीय अभयारण्य पढ़े थे। सबसे पहले लिखा था 3 राष्ट्रीय अभयारण्य, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा, तीनों पढ़ लिए। और कोई डाउट है? आगे चले आगे चले क्या? जोर से बोलो। हाँ, अब मुझे लगा कि आपको समझ में आ रहा है। कोई है घर की घर होचे रोटियां कही, सब्जी कही है, कहीं खावा बची कि नहीं बची अपन वास्ते, ऐसा तो कोई सोच रहा है? नहीं। चलो आगे चलते फिर। लिखो, राजस्थान में 5 बाघ परियोजना है। राजस्थान में 5 बाघ परियोजना। कितनी बाघ परियोजना है? 5 बाघ परियोजना है। कौन सी 5 बाघ परियोजना है? पहली लिख रहा हूं मैं, रणथंभौर। रणथंभौर, दूसरी सरिस्का, तीसरी मुकुंदरा। ये पीछे अभयारण्य वगैरह तो बाघ परियोजना आप लिख सकते हो ना। चौथी रामगढ़ विस्तारी, और 5वीं धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व यानी बाघ परियोजना। धौलपुर करौली, ये क्रम से है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। अभी हमने तीसरी लिखा था, किसी क्यों लिखा था? क्योंकि ये अपने पढ़ा ही नहीं था। आगे बात समझ में? ये 5 बाघ परियोजना है, जिसमें से हमने अभी रणथंभौर के बारे में पढ़ लिया, मुकुंदरा के बारे में पढ़ लिया, बाकी 3 बाघ परियोजना के बारे में हमें पढ़ना है। कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया? चले आगे।
चलिए चल आगे। किसी को डाउट है क्या? तो राजस्थान 3 बाघ परियोजना, सॉरी 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य और 5 बाघ परियोजना के नाम लिख लिए। कोई डाउट है? अब देखो 3 ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये है केवलादेव एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य। समझ में आ गया? तो ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में से 2 बाघ परियोजना है, रणथंभौर और ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? फिर लिखो आगे, अगला आगे चलो। लिखो सरिस्का का अभ्यारण्य, चौथा अभ्यारण्य है, चौथा आगे लिख लेना। हाँ इसके आगे जोड़ दो, जो भी लिखो वैसे लिख लेना। सरिस्का का अभ्यारण्य कहां पर है? सरिस्का अलवर में। कहां पे है? अलवर में। कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? तो बोलो तो सही। ठीक है 1955 55 ही है ना? 1955 में राज्य अभ्यारण्य बनाया गया। उन्नीस सौ 55 में इसको राज्य अभ्यारण्य बनाया गया। 1978-79 में बाघ परियोजना बनाया गया इसको, और ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना थी। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? तो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर, दूसरी सरिस्का और तीसरी मुकुंदा हिल्स। और अभी आपने जो नाम लिख लिए वो ये है। कोई डाउट है तो बोल दिए। दूसरी बाघ परियोजना, दूसरी बाघ परियोजना, ठीक है दूसरी बाघ परियोजना। हाँ तो शब्दों पर मत जाओ, भावना समझो, जो बोल रहा वो पकड़ो ना। हाँ डॉक्टर जैसी राइटिंग है, थोड़ी थोड़ी अब सुधार कर रहा हूँ। अब सुधार एकदम तो होगा नहीं, लेकिन आपको सुधार थोड़ा बहुत तो लग रहा ही होगा। पहले कैसे लिखता था और अब थोड़ा सा परिवर्तन तो आप थोड़ा साफ साफ तो दिखाई तो दे रहा है। पहले सिर्फ आगे वाला अक्सर ही सभी दिखाई देता है, पीछे वाला पता ही नहीं था क्या। इससे तो बेहतर है ये। चलिए फिर लिखो आगे, इसी में लिखो सही इसका में। हरे कबूतर, हरे कबूतर, बाघ, हरे कबूतर, बाघ, बंदर, हरे कबूतर, बाघ, बंदर, प्रमुख जीव जंतु है। इस अभ्यारण्य बाघ, हरे कबूतर और बंदर प्रमुख इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखो हरे कबूतर मिला होगा, ये देखो ऐसे, ये आप देखे होंगे ना, ये यहाँ पर भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं यहाँ हमारे क्षेत्र में भी। ठीक है तो ये हरे कबूतर कहाँ पर पाए जाते हैं? सरिस्का वन्य जीव में। कहाँ पर पाए जाते हैं? सरिस्का वन्य जीव में। कोई डाउट है? चलो आगे लिखो फिर। इसी के अंदर, इस अभ्यारण्य के अंदर काकनवाड़ी का किला और बाला किला 2 है। काकनवाड़ी का किला और बाला किला। काकनवाड़ी और बाला किला, और इसके बारे में विस्तार से आपने चैनल पर डाल दिया है, तो वहां पर आप जाकर इनको बाला किला और काकनवाड़ी किले में भी देख सकते हो। बाला किला कुंवारा किला कहते हैं क्योंकि यहाँ भगवान हनुमान जी का वास था और इसको कोई जीत नहीं पाया, इसलिए इसको बाला किला कुंवारा किला कहते हैं। और काकनवाड़ी का किला, काकनवाड़ी किले में आपको शायद पता है कि शाहजहां, शाहजहां के 4 पुत्र थे, शाहजहां के 4 पुत्र थे। उन 4 पुत्रों में से दारा शिकागो और औरंगजेब के मध्य लड़ाई हुई थी। उन लड़ाइयों में औरंगजेब जीत गया था और दारा शिकागो को पकड़कर अंधा करके काकनवाड़ी के किले में कैद रखा था। वो अलवर में काकनवाड़ी का किला। कोई डाउट है क्या? इसके अंदर कुछ धार्मिक ऐतिहासिक स्थल भी है, वो लिखो इसके अंदर। किसके अंदर? सर इसके अभ्यारण्य के अंदर
लिखो, भर्तहरि की गुफा है, भर्तहरि की गुफा है, भर्तहरि की गुफा है, भगवान के रूप में पूजा जाता है भर्तहरि को। भर्तहरि उज्जैन के शासक थे। कहाँ के शासक थे? उज्जैन के शासक थे। उज्जैन के शासक होने के बाद ये अपने भक्त एक बार क्या वह हिरण का शिकार करने गए थे और वहां पर गोरखनाथ जी मिल गए थे। गोरखनाथ जी के गुरु बनाकर फिर उन्होंने घर जाकर भिक्षा मांगकर फिर तपस्या करना शुरू करे और आज भगवान के रूप में पूजा जाते हैं। जहाँ पर तपस्या की थी जिस गुफा में बैठकर, वो भर्तहरि की गुफा कहलाती। कहाँ पर है? सरिस्का अभयारण्य। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। ठीक है। और महादेव जी का मंदिर तो पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाओ मिल जाएगा आपको। जो देवता जहां नहीं पहुंचे वहां सिर्फ एक ही देवता पहुंचे, उनका नाम महादेव जी। और जहां जिस स्थान पर जिस प्रकार है उसी का नाम उस प्रकार पड़ जाता है उनका। ठीक है, चलो आगे लिखो। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है यहाँ। ठीक है, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी, आपको पता है पांडु और कौरव कुछ लोग थे, उनका क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो वर्तमान में दिल्ली वाला क्षेत्र कहलाता था, कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला क्षेत्र कहलाता था। हस्तिनापुर और अलवर और दिल्ली पास पास में ही है, इसलिए इससे पूरा का पूरा क्षेत्र था वो हस्तिनापुर के अधीन आता था। जब 12 वर्ष का वनवास मिला था को पांडवों को, तो इन्हीं जंगलों में घूम रहे थे। उन्हीं जंगलों में से सरिस्का का भी जंगल आता है और इसी जंगल में यहाँ पर हनुमान जी ने, इसी जंगल में कहा जाता हनुमान जी ने पांडु के जो एक भाई थे जिनका नाम था भीम, उनका घमंड तोड़ा था। क्या तोड़ा था? घमंड तोड़ा था। कहा जाता है कि भीम जी अपने बल पर बहुत अभिमान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अभिमान कर रहे थे कि मेरा जैसा कोई है नहीं। इसलिए तो वो एक दिन जा रहे थे कुछ फूल लेने के लिए, जंगल में थे तो फूल लेने के लिए जा रहे थे। बीच में से एक बूढ़ा सा बंदर ऐसी पूरी पूंछ लंबी करके सो रहा था। और उस समय और संस्कार होते थे कि किसी जानवर को हम लांग कर नहीं जाते। तो फिर भीम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मान्यवर आपकी पूंछ हटाइए, मुझे थोड़ा जाना है। तो बंदर ने बोला, जो हनुमान जी थे, बंदर ने बोला कि भाई मेरे से भी पूंछ हटती नहीं है, तुम हटा लो और जा लो। फिर वापस भीम जी ने बोला, अरे भाई हटा ले, मारे मोड़ो रहे। फिर वही बंदर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे से ये हटती नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप हटा दो। और भीम जी ने कहा मैं हटाऊंगा तो ऐसे उड़ूंगा कि 4 कोस दूर चला जाएगा, इसलिए कह रहा हूं हटा ले। तो भीम जी ने कहा कि नहीं नहीं हटाएगा, कि नहीं हटाऊंगा, मेरे से हटती नहीं है, तुम हटा लो। तो उन्होंने जैसे उस पूंछ को पकड़ी, किसने? भीम जी ने जैसे पूंछ पकड़ी, हनुमान जी की थी, वो उठने की जगह वो तो हिली भी नहीं। क्या नहीं हुई? हिली ही नहीं। फिर वो बहुत कोशिश करने के बाद थक गए और फिर उसके बाद हाथ जोड़ के बोला, मान्यवर हो कौन आप? तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे राम का सेवक बोला जाता है। फिर वो कौन? तो फिर उन्होंने आप घमंड तोड़ा। उसने कहा कि अपना आपके किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है। घमंड व्यक्ति का टूटता आज नहीं तो कल। अगर मैं कह रहा हूं मुझे सब कुछ आता है, मैं कह रहा हूं मुझे सब कुछ आता है, मेरे जैसा किसी को नहीं आता, तो ये क्या है? एक प्रकार का घमंड। एक होता है घमंड और एक होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ये है कि मुझे सब आता है, मुझे आता है। और घमंड ये होता है मुझे ही आता है, इसके अलावा किसी को नहीं आता है। आगे बात समझ में? चलिए फिर आगे चल रहे हैं। ठीक है, ये लिखा अपन, कोई डाउट है? तो पांडुपुर हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे? सरिस्का अभयारण्य। कोई डाउट है? एक लिख लो इसमें। आरटीडीसी की टाइगर डेन होटल है यहाँ पर। यहाँ जो टूरिस्ट के लिए होटल बनाई गई टाइगर डेन होटल, वो कहाँ पर है? सरिस्का। आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है ना, राजस्थान
टूरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यटन। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, यानी राजस्थान आरटीडीसी की टाइगर डेन होटल कहाँ पर है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे चलते हैं। चलिए फिर आगे लिखो, ये हो गया। अगला लिखो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। बस 5 मिनट और हटा रह जाओ। रामगढ़ विषधारी, विष यानी जहर, विषधारी इसलिए कहते हैं, रामगढ़ तो जगह है, विषधारी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। विष ही विष होता है, इसलिए विषधारी अभयारण्य कहा गया। ठीक है, और कोई डाउट है क्या? ठीक है, लिख लो। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में है। 2021 में इसको चौथी बाघ परियोजना बढ़ाई गई। चौथी बाघ परियोजना कब बनाई गई? 2021 में। कोई डाउट है? बस इतना ही याद करना। अगला छठा, 5वीं टाइगर परियोजना ने धौलपुर करौली। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व। धौलपुर और करौली दोनों में है। ये नाम ही इसके लिए सिर्फ धौलपुर करौली में है। 2023 में इसको बनाया गया। कब बनाया गया? 2023 में। और राजस्थान की ये 5वीं परियोजना है। पांचवा बाघ परियोजना। कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? सबको डाउट है? नहीं सर। तो बोलो जोर से फिर। तो आज हमने 3 राष्ट्रीय अभयारण्य और 5 बाघ परियोजना के अंदर बात की। कोई डाउट है तो बताइए। घर जाकर पढ़ोगे तो कोई समस्या नहीं होगी, नहीं पढ़ोगे तो समस्या ही समस्या है। ठीक है, बस आज के लिए भी इतना ही। आगे कल हम बात करेंगे कि राजस्थान के टोटल कितने अभयारण्य, जो जितने भी पीछे बचे अभयारण्य 26 है, तो उनके अभयारण्य के अंदर बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा सब में लिखेंगे। फिर आकेर निषेध क्षेत्र, कन्वेक्शन, जंतुआलय, मर्ग वन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लिखेंगे। बाकी पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है? ठीक है, तो बाकी वाला हम पढ़ेंगे कल। ठीक है।